All right. Hi, everyone. Good afternoon. Just a minute. Good afternoon, sir. 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 Hi, everyone. I hope सबको मेरा मैसेज कल मिल गया था एंड सबने पढ़ लिया था that today we are having a regular class. Yes, Yes, लगता नहीं है सर. 130 के अराउंड ही स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे. नहीं होंगे तो फिर रिकॉर्डिंग देखेंगे. अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक साइज का डिस्कशन कर रहे थे. Yes. मैंने आप लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज एंड ट्रेंड्स के बारे में बता दिया था एंड एक्सेप्शंस के बारे में बात कर रहे थे. एंड उसमें हम लोग एटॉमिक साइज के एक्सेप्शंस में एस एंड पी ब्लॉक के ऊपर बात कर चुके थे. Yes, sir. एस एंड पी ब्लॉक Aluminium or gallium के. Aluminium and gallium. yes, sir. And also the noble gases have a bigger atomic radius. राइट. दो एक्सेप्शंस हमने देखे थे. एक तो नोबल गैसेस के बारे में नोटिस किया था कि उनका वंडरवॉल रेडियस रिपोर्ट करा जाता है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस द atomic size reported is larger. Large. And Yes, sir. other exception that we had seen was Aluminium. Aluminium and gallium. Aluminium and gallium. right. D block के बारे में देख लेते हैं exceptions कैसे रहेंगे. So before I start talking about D block, I hope that ये nomenclature सबको clear है that हम लोग D block में जो D block की फर्स्ट सीरीज होती है उसको क्या बोलते हैं? 3D series. राइट. इसको हम लोग 3D सीरीज बोलते हैं. राइट. इसको 4D. 4D series. इसको 5D series. ये याद है सबको? 6D. हाँ सर. 6D पे नहीं जाएंगे. लाइक अगेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है हमें. अच्छा, डू यू रिमेम्बर वन मोर थिंग? यहाँ Lanthanum are part of D block. एक तो Lanthanum, लैंथेनम 57. के बारे में याद है. लैंथेनम यहाँ पे होगा. Yes, sir. Yes, sir. ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके पहले आपका 4F एलिमेंट्स फिल होते हैं. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. इतना बैकग्राउंड सबको क्लियर है? Yes, हाँ, sir. sir. ठीक है. सो ये बैकग्राउंड अगर आपको आता है तो हम लोग अब 3 और डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं. सो लेट्स लुक एट द एक्सेप्शंस फर्स्ट अक्रॉस अ पीरियड. ठीक है. अक्रॉस अ पीरियड कैसा रहेगा यहाँ पे नोटिस करना. व्हाट इज द जनरल एक्सपेक्टेशन? Atomic Sir, size atomic size decrease. decreases. ठीक है. अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज. Decrease.
बट व्हेन वी लुक एट द डेटा, ठीक है, आपको देखो वैल्यूज याद वगैरह नहीं करनी है, सिर्फ मैंने ट्रेंड दिखाने के लिए यहाँ पे डेटा डाला है, ठीक है। व्हेन यू लुक एट दिस डेटा, तो आप नोटिस करना यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटिस करने के लिए रहेंगे। इफ यू नोटिस, पहले तो इस डेटा को हम लोग रीड कर लेते हैं अच्छे से। ये जो मजेंटा कलर बोल लो या जो भी कलर है ये, राइट, इसमें ये कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि मार्क्ड है? 3D T series. Indium से लेकर जिंक तक, ठीक है। ये जो ग्रीन में है ये कौन सी सीरीज है? 4D 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 series. 4D सीरीज। एंड जो रेड में है 5D 5D series. दैट इज योर 5D सीरीज, ठीक है। सो पहले अभी मैं आपको लाइक लेफ्ट टू राइट पे फोकस करवाऊंगा, अक्रॉस अ पीरियड पे हम लोग फोकस करेंगे। तो अक्रॉस अ पीरियड में what is the expectation that the atomic size should decrease, right? Yes, So sir. इस ग्राफ में if you would notice in this part, ठीक है, in this part I think I should safely say that the normal trend is there. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. The normal trend is under or is prevailing as the size decreases as we go left to right, ठीक है। Now यहाँ पर the second observation that comes to mind or something noticeable over here is this region, Yes. Yes. ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो you will find that size is almost Constant. ठीक है। एग्जैक्टली तो नहीं सेम है, बट ऐसे सेकेंड डेसिमल प्लेस पे जाके अगर लेट्स से पिकोमीटर नहीं एंगस्ट्रॉम में लिखा होता डेटा, तो दिस इजंट मच ऑफ अ डिफरेंस इन द साइज, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज इन साइज है, ठीक है। एंड देन अ थर्ड पार्ट दैट इज नोटिसेबल इन दिस ट्रेंड इज दिस रीजन, ठीक है, जहां पर वी आर सीइंग दैट साइज Atomic size is increasing. इंक्रीजेस। ये तीन डिस्टिंक्ट फीचर्स दिख रहे हैं इस ग्राफ में, Yes. ठीक है। तो अब यहां पर आप नोटिस करना, हाउ डज द, नहीं यू डोंट नीड टू ड्रॉ द ग्राफ, लाइक ये तो मैंने सीधे सीधे डेटा डाला है ना यहाँ पे, Okay, sir. मतलब आई एम शोइंग यू द डेटा फर्स्ट एंड देन उसमें आई एम हाईलाइटिंग द एक्सेप्शंस टू यू। So this is just for visualization. हाँ, मतलब दिस इज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट जो ये एक्सेप्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ इन डी ब्लॉक के, वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करना what is happening in this region or for these two, ठीक है। साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करना चाहिए, कर भी रहा है, Yes. बट देन द डिक्रीज इज समवट यू कैन से बिकमिंग स्टैग्नेटेड, ठीक है। इनफैक्ट मेरे को इसमें थोड़ा सा अगर और केयरफुली ड्रॉ करना चाहिए तो आई शुड ड्रॉ इट इन दिस वे, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एंड इस रीजन में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे अगर Yes, sir. अब सही है। इसको मैं लाइक और रिफाइन करके यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो सर तो मतलब डिक्रीज हो रहा क्या कह रहे हो? है सर, तो मतलब ये इसके फर्स्ट ग्राफ में तो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, पर इसके बाद ये डिक्रीज होने लगा। हाँ, सो यहाँ पर नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था, नॉर्मल ट्रेंड क्या था? साइज डिक्रीजेस, बट यहाँ पर कैसा आने लगा? नॉर्मल ट्रेंड में थोड़ा सा चेंजेस होने लगे, लाइक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने लग गया, ठीक है। तो इसके पीछे यहाँ पर नोटिस करना व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन दैट इज गिवन, ठीक है। द एक्सप्लेनेशन दैट गोज, इसको ध्यान से समझना,
ठीक है, the size decrease across a period in D block is not as rapid, or you can say as steep, as observed in P block. ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस कि पी ब्लॉक में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज का जो डिक्रीज होता है, वर्सेस डी ब्लॉक में जो हम लोग साइज का डिक्रीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, वी आर सीइंग दैट यहाँ पर as we proceed the decrease in the size is not that rapid as compared to what it is seen in typically P block. Why? यहाँ पे आप अब ऑब्जर्व करना, बिकॉज यहाँ पर जो Z इफेक्टिव के बारे में हम लोग बात करते हैं, Z इफेक्टिव विच इज कॉल्ड एज Z माइनस सिग्मा, ठीक है, तो एज वी गो लेफ्ट टू राइट दैट Z वैल्यू ये कैसे इंक्रीज करता है, Left to right. By one. across the period. है ना, इट इंक्रीजेस बाय अ यूनिट ऑफ 1. Yes, sir. ठीक है, लेफ्ट टू राइट एक एक एलिमेंट पे जा रहे हैं, Z का वैल्यू 1 से इंक्रीज कर रहा है, और ये सिग्मा का कैसे वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, Increase हो रहा है लेकिन बहुत कम. Decimal. Less than 1. ठीक है, इट इंक्रीजेस बट Very less ratio. depends on which orbital electrons are added. So it depends upon in which orbitals electron are added. So if you think of it P block में, ठीक है, P ब्लॉक में कैसे हो रहा था, अगर मैं यहाँ पे बात करूं P ब्लॉक के अंदर, अगर मैं स्लेटर्स रूल यूज करना चाहूं तो यू रिमेंबर P ब्लॉक में जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता था उसी के ग्रुप में इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता था. Yes, sir. Yes. ठीक है, लेट्स से अगर मैं P ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम से गोइंग फ्रॉम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूँ, Z का वैल्यू 1 से बढ़ रहा है, ठीक है, और सिग्मा का वैल्यू अब इनमें जैसे लाइक जो एडेड इलेक्ट्रॉन है वो वही सेम NSNP ग्रुप में ऐड हो रहा है, और NSNP ग्रुप में सिग्मा का वैल्यू जो हम लोगों ने देखा था कितना था, 0.35. 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन एडेड, Yes. Yes, yes. है ना, ऐसा कुछ ऑब्जर्व हो रहा था. यहां पर अब आप नोटिस करोगे डी ब्लॉक में इफ यू नोटिस जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, वो तो 4s या 5s या 6s लाइक NS है आउटर इलेक्ट्रॉन, Yes. Yes. Yes, sir. और जो एडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में जा रहे हैं, वो 3D. D में जा D में जा रहे हैं, जा रहे. Yes. और उनके लिए आपने क्या सीखा था, सिग्मा वाज 0.85, 0.85. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि वो एडेड इलेक्ट्रॉन जो था वो n-1th Yes. शेल में जा रहा था ना, Yes, sir. है ना, तो यहाँ पर एज यू वुड सी, ठीक है, कैन यू नाउ सी दैट Z इफेक्टिव जो है वो P ब्लॉक में रैपिडली बढ़ता है, बट D ब्लॉक में उसका इंक्रीज इजंट दैट रैपिड, Yes, sir. ठीक है, फॉर एवरी एडेड इलेक्ट्रॉन, फॉर एवरी मूव दैट वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय यहाँ पर कितना 0.65 और यहाँ पर 0.15. Yes, sir. Z तो 1 से बढ़ रहा है और सिग्मा जो है वो P ब्लॉक में 0.35 से बढ़ रहा था और यहाँ पर 0.85 से बढ़ रहा है.
ठीक है, तो Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दोनों में यही हो रहा है, P ब्लॉक में भी Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है एज वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट, D ब्लॉक में भी Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है as we are going left to right, but the rate at which Z effective increases is lesser in D block. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So does that explain this trend that the size decrease does happen across a period in D block, but it isn't as rapid or as steep that is observed in the P block. ठीक है, Yes, sir. ये जो ट्रेंड है ये relatively ऐसे टेपर करता हुआ दिखता है, ठीक है, ये जो size is Sir, almost, do we need to remember from which element does it start decrease, like becoming not steep? हाँ ये ध्यान में रखना है, ठीक है, जैसे आयरन कोबाल्ट निकल का आप देखोगे दे आर ऑलमोस्ट अ सिमिलर साइज, ठीक है, ये Sir, manganese also ना? हाँ Manganese also ना? मैंगनीज भी है, बट ठीक है, टिपिकली जब इसकी काउंटिंग करी जाती है, लाइक व्हेनेवर दिस इज मेंशन्ड इन टेक्स्ट बुक्स दैट साइज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ना, तो ये तीन एलिमेंट्स डेफिनेटली मेंशन करते हैं, आयरन Okay. कोबाल्ट निकल, अच्छा ठीक है. इनको क्योंकि फिर सर मैंगनीज और निकल का थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, इसीलिए फिर आयरन कोबाल्ट और निकल ही बोलते होंगे. वो देखो उसके पीछे और भी चीजें बना सकते हैं अपन, रीजंस आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, बट ठीक है, यहाँ पर ये आप जरूर ध्यान रखना आयरन कोबाल्ट निकल के बारे में, ठीक है, ये वाले नहीं भी याद रहेंगे तो चलेगा, लाइक ओस्मियम, इरिडियम, या ये रूहीनियम और Rutherfordium. ruthenium. देखो नाम भी नहीं याद है इनके अच्छे से क्या है, एनीवेज. अच्छा, इसके अलावा अब ये लास्ट वाला पार्ट नोटिस करना, ठीक है, इसमें आप नोटिस करना इन सब में जहां पर ये ऐसे लाइक साइज का ट्रेंड का रिवर्सल नोटिस किया गया है, ठीक है, इन सब एलिमेंट्स में आप नोटिस करोगे व्हेन यू सी देयर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन भी है, ठीक है, यहाँ पर द रीजन इज एट्रीब्यूटेड दैट दे हैव Fully filled D shells. n-1d सबशेल, ठीक है, आप नोटिस करोगे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन याद है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir, it's a fully filled D shell. Fully filled shell. ठीक है, एंड मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में गोल्ड, सिल्वर एंड पैलेडियम, प्लैटिनम का भी याद रखने के लिए बोला था, Yes. Exceptional quantity. वो नीचे वाले 6. हाँ इनमें भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आता है दैट दे हैव Fully filled D orbital. filled n-1d सबशेल, ठीक है. नाउ इनमें कलेक्टिवली ये रीजनिंग दी जाती है दैट बिकॉज ऑफ दिस फुल्ली फिल्ड n-1d सबशेल, ठीक है, कैसा हो जाता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, द आउटर इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, it will be the ns NS. electron, Yes, sir. Yes, sir. the outer electron, that is the ns electron, ठीक है, is going to be shielded more, ठीक है, is more shielded by inner n-1d electrons in symmetrical distribution. Symmetrical distribution क्यों बोला मैंने ये, क्योंकि ये fully filled है, Fully filled. ठीक है, तो उनकी वजह से जो ns इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा शील्डिंग एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, ज्यादा शील्डिंग एक्सपीरियंस करने की वजह से क्या हो जाएगा, Z इफेक्टिव जितना होना चाहिए था उतना होगा नहीं, ठीक है, thus you can say outer electron experiences lesser effective nuclear charge, ठीक है, it experiences lesser Z effective, which और न्यूक्लियर से सर दूर भाग जाता है तो उसका साइज इंक्रीज. result in increase of size.
ठीक है, Sir, can you just summarize this once again? Yes, sir, please. ये वाले जो आप एग्जाम्पल्स नोटिस कर रहे हो जहां पे you are seeing that there is a change in the trend rather than size decreasing, the size starts increasing amongst these elements. ठीक है, तो इसमें जो रीजन एट्रीब्यूट किया जाता है, जो बोला जाता है दैट व्हाई दिस कुड बी हैपनिंग, व्हाई द साइज इज इंक्रीजिंग फॉर दीज एलिमेंट्स, इट इज रिलेटेड टू देयर कॉन्फ़िगरेशन, दैट इनके कॉन्फ़िगरेशन में फुल्ली फिल्ड डी सबशेल प्रेजेंट है. तो फुल्ली फिल्ड डी सबशेल की प्रेजेंस से क्या हो जाता है, जो ये डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो जाता है अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन they are shielding more, they are able to cover or screen the nuclear charge more for the outer electron. ठीक है, जो outer electron है वो अब कम effective nuclear charge experience करेगा. ठीक है, and as a consequence the size of the atom is increased. Sir, Sir, you are muted. क्या हुआ जाता? हाँ सॉरी म्यूट हो जाता, बोलो. sir, in this above diagram, sir, so gold and silver both have the same size, sir. अरे सुनो, मतलब अभी अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, मैं डाउन द ग्रुप के बारे में बात करूंगा. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, इतना Sir, पार्ट समझ में आया? size is almost No. constant वाला reason समझा सकते हो फिर से? कांस्टेंट वाले रीजन में हम लोग जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो इस तरीके से दे रहे हैं दैट अक्रॉस अ पीरियड जो साइज डिक्रीज होता है उसका एक्सप्लेनेशन क्या था, दैट अक्रॉस अ पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस. Increases, yes sir. ठीक है, अब यहाँ पर जब हम जेड इफेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, जेड माइनस सिग्मा होता है, राइट? Yes sir. तो जेड का जो वैल्यू है वो तो 1 से इंक्रीज करता जा रहा है. ठीक है, अब जो सिग्मा का वैल्यू है, ठीक है, जो हमने स्लेटर्स रूल से एम्पेरिकली कैलकुलेट करा है, ठीक है, दिस इज नॉट एक्चुअली अगेन एन एक्यूरेट कैलकुलेशन, बट एक आइडिया हमें स्लेटर्स रूल से मिल रहा है कि इन केस ऑफ दिस डी ब्लॉक जो ये सिग्मा का वैल्यू है वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ता है एज वी गो लेफ्ट टू राइट, बिकॉज अगेन द एडेड इलेक्ट्रॉन इज इन द n-1th शेल, एंड उसमें भी जो डी ब्लॉक में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, D block elements aren't really good shielding electrons. Yes sir. तो subjectively what we are able to see and understand is that ये जो सिग्मा का वैल्यू है, ठीक है, ये भी अच्छा बढ़ने लग जाता है in the D block as we are moving left to right. तो जो ये Z effective है, ठीक है, ये left to right जो इंक्रीज करना चाहिए रेगुलर ऑब्जर्वेशन में हमारी, जैसे पी ब्लॉक में हमने देखा था, डी ब्लॉक में इसका इंक्रीमेंट या इसका इंक्रीज लेफ्ट टू राइट इतना शार्प या इतना रैपिड नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट वी डू सी साइज डिक्रीजिंग, बट देन दैट डिक्रीज is kind of tapering off, like it becomes almost constant, and it is something that we are observing in 3D series, 4D series, 5D series as well. ठीक है, it is because of this sigma also increasing in a significant manner, ठीक है, playing a dominant role. Sir, but the Z also increases by 1 and the sigma increases by 0.85. So shouldn't it be a decrease of 0.15 constantly? Again, you are going by hardcore mathematics. You are saying this Slater's rule is the law of periodicity. Is that the case? No, that was just an estimation. हाँ, so मैंने इसीलिए आपको बताया है that Slater's rule में आप उसको न्यूमेरिकली ज्यादा
you know, Basically gives us an idea about the trend. That's it. करेक्ट. उसमें ज्यादा न्यूमेरिकली मत घुसने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें अंदर देयर आर दीज ड्रॉबैक्स. जैसे अपन ने पढ़ा ना कि अगर इलेक्ट्रॉन n-1th शेल में है तो स्लेटर्स रूल क्या कहता है, 0.85 ईच डाल दो. अरे ऐसे कैसे 0.85 ईच डाल दो? 3s का इलेक्ट्रॉन, 3p का इलेक्ट्रॉन, 3d का इलेक्ट्रॉन सब इक्वली कैसे शील्ड कर सकते हैं? Yes, sir. सब इक्वली शील्ड नहीं करते Simplified version, right? हैं. का ज्यादा शील्ड करता है. एवरेज लेते हैं ना उनका समथिंग. हाँ, मतलब इट काइंड ऑफ गिव्स यू अ सिंप्लीफाइड वे ऑफ लुकिंग एट इट. ठीक है. हाँ सर, ऊपर ऊपर से बताया है, लेकिन सर अभी उसमें एकदम मतलब अगर एक एक नंबर को देखेंगे तो मतलब अगर पहले एस्टिमेट किया और बाद में अगर एक्यूरेट लिया तो वैसे तो मतलब फिर रॉन्ग हो जाएगा ना, इसीलिए. टूल से आप एक डायरेक्शनल ट्रेंड समझने की कोशिश करोगे, रादर देन ट्राइंग टू get into the details of exactly how or how much value it is doing or giving. ठीक है. तो सर ये डी Okay, sir. यहाँ पे भी मतलब आप ये मत चीज पे फोकस करो कि सर आपने भी तो यहाँ वैल्यू लिखी है 0.35 0.85. I would rather want you to focus on the fact that this is the situation. Like the sigma है जो D block के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने पे आ रहा है is more as compared to what is coming from when electrons got added in the P block. ठीक है. सर डी ब्लॉक में सिग्मा तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा 0.35 है ना, टू द लेफ्ट ऑफ एनडी और एनएफ से. नहीं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमारा अभी भी यहाँ पर ns में ही है ना. अच्छा, ओके. बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 4s है. यस सर. ठीक है. यस सर. अच्छा, अब इसी में डाउन द ग्रुप भी Sir, समझना. can you just go 1 second up on the right hand side? हाँ. Side, just let go. Sir, can you please just show the graph once? मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ. हाँ. Done. For 4D and 5D also the reason is same for this हाँ. except. हाँ. So for atomic size staying constant, will chromium and manganese also be an exception, or is it really ferrous, cobalt and nickel? आयरन, कोबाल्ट, निकल पर ज्यादा फोकस करो. Okay, sir. ठीक है. ऑलराइट, नाउ डाउन द ग्रुप नोटिस करना. ठीक है. डाउन द ग्रुप जब अपन जाते हैं, व्हाट इज द जनरल एक्सपेक्टेशन? Increase in size. Size increases. Increases. Right, size increases. But if you again look at this diagram only, ठीक है, इस डायग्राम को मैं वापस उतार देता हूँ नीचे. Then you can see that हम लोग जब 3D सीरीज से 4D सीरीज जा रहे हैं, 4D सीरीज is this green one. Yes, sir. बढ़ रहा है. Yes sir, बढ़ रहा है. ठीक है. साइज इंक्रीजेस. बट अगर आप 3D और 5D सीरीज के बीच में देखोगे तो द साइज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट और लाइक ऑलमोस्ट सेम. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. 5D सीरीज की लाइन मतलब लाइक एकदम ही 4D सीरीज के साथ में ओवरलैप ही कर रही है एक तरीके से. Yes. हाँ सर, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस. Sir, why is it like that? हाँ, यही एक्सेप्शन हुआ ना. साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. दिस इज एक्चुअली योर एक्सेप्शन. ठीक है. साइज इंक्रीजेस वाज नॉर्मल जो होना चाहिए था, but size almost remains constant between 4D and 5D isn't a normal thing. That is your exception. So अब notice करना इसके पीछे का जो reason दिया जाता है, that reason is called as lanthanide contraction. ठीक है. तो यहाँ पर कैसा बोला जाता है? This exception in atomic size
is called as lanthanide contraction. ठीक है, तो ये फैंसी नाम है, ये भी ध्यान में रखोगे. हाँ सर, बहुत अच्छा. हाँ सर. अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लो. What does lanthanide contraction means? The simple understanding will be poor shielding of 4f electrons. तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इन द टेबल, जो ये 5D सीरीज होगी, ठीक है, फाइव डी सीरीज के पहले 4f के इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे. हाँ सर. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. Yes. सो ये जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स है, दे आरंट एज गुड इन शील्डिंग, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा, and it will cause a contraction in the size, a shrinking in the size of the atom. ठीक है, तो ये So can you explain once more? Yes, sir. But so आप notice करो. Let me actually pick up that visual as well. ये 3D सीरीज था, ये 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, राइट. यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम लोग, साइज बढ़ रहा है. Yes, sir. यहाँ भी जाएंगे हम लोग, साइज बढ़ना चाहिए था बट नहीं बढ़ रहा है, साइज इज ऑलमोस्ट द सेम. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो 5D है इसके पहले, ठीक है, जब यहाँ से हम लोग 5s के इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, उसके बाद में 6s के इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, उसके बाद में यहाँ पर, ठीक है, लैंथेनम भर जाता है. लैंथेनम के बाद में आप मान के चलो दैट 4f के इलेक्ट्रॉन्स फिल होने लगते हैं. yes. Yes, sir. ठीक है, वो 4f के इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ फिल होंगे. हाँ. Yes, sir. ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ता जाएगा. Yes. जो सिग्मा है वो भी अच्छे से बढ़ेगा, सॉरी अच्छे से नहीं बढ़ेगा, उल्टा बोल दिया. क्यों अच्छे से नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर? क्योंकि ये जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स है, ये जितनी शील्डिंग करने चाहिए थे उतनी अच्छी शील्डिंग नहीं करता है. Why, sir? ये क्यों सर? क्यों सर? पढ़ा था ना, ये एटॉमिक F orbital. एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ये एक ट्रेंड पढ़ा था ना, पेनेट्रेटिंग पावर कम है ना उसका. हाँ, F atomic. शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ S is greater than P is greater than D is greater than F. हाँ सर याद आया. हाँ सर, हाँ ये था. ये मैंने आपको हाँ सर. इनके ऑर्बिटल्स के शेप से भी समझाया था कि अगर आप हाँ सर, याद आ गया सर. sir, याद है. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड S ऑर्बिटल है, ठीक है, ये P ऑर्बिटल है, It ये doesn't D spend that ऑर्बिटल है. much time. So you can see that the probability of D electron is more distributed around the nucleus rather than close to the nucleus. Yes, sir. ठीक है, so Yes. as a consequence the D orbitals aren't as good shielding as the S and P electrons, and F का तो और ज्यादा complicated shape होता है, like और ज्यादा distributed probability होता है, तो they are in fact worst shielders. सर वो तो तट्टे की शिप का होता है ना, F तो. हाँ, so as a consequence यहाँ पर it plays an important role that जो 4D से 5D में साइज का इंक्रीज होना चाहिए था, ठीक है, that size का increase doesn't happen, like the size is almost the same. ठीक है, कहीं कहीं पर आप ऐसा अगर बारीकी में जाके देखना चाहो, ठीक है, if you are looking at some एकदम बारीकी में एग्जाम्पल कंपेयर करो, तो यहाँ हरा ऊपर है, लाल नीचे है, यहाँ पे ओवरलैप हो गए, यहाँ पे लाल ऊपर है, हरा नीचे है. मतलब like you, if you are like going into the nitty-gritties, कि you will like start arguing, sir यहाँ पर तो ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, यहाँ पर तो 5D का साइज 4D से बड़ा है,
देखो ना, हाँ, लाल sir. वाला ऊपर है, Yes, नीला sir. नीचे है, तो So, यहाँ but why like that? ठीक है. सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट नॉनसेंसिकल डिबेट राइट नाउ. ठीक है. अच्छा. मोर इम्पोर्टेंट लर्निंग इज दैट 4D और 5D का साइज इज क्वाइट क्लोज टू ईच अदर. ठीक है. अब इंडिविजुअल लेवल पर कोई कम कोई ज्यादा हो रहा है, वो डेप्थ, वो डिटेल की मुझे जाने की जरूरत है नहीं. ठीक है. दैट इज नॉट समथिंग विच आई एम बॉदर्ड राइट नाउ. एक जो इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन सी यहाँ पर, like can you see the gap between the green and the magenta? Yes. हाँ सर, एकदम से मतलब जंप कर रहा है. Clearly दिख रहा है कि there is an increase in size. ठीक है. Yes, sir. ऐसा ही आपको दिखना चाहिए था अगर अपन 4D से 5D में जा रहे थे. लाइक 5D का साइज कुछ यहाँ पर होना चाहिए था, ऐसा रहना चाहिए. Yes, sir. Yes. That entire 5D is affected because of some reason, and that reason is what I want you to focus upon, is called as lanthanide contraction. Sir, so the whole 5D series is the exception. या मतलब अब आपसे कोई ऐसे घुस घुस के नहीं पूछेगा. यू विल नॉट फाइंड एनी क्वेश्चन इन एनी बुक, ठीक है, जिसमें आप इस तरीके से घुस घुस के पूछेंगे कि अरे ओस्मियम और इसमें क्या ट्रेंड है, इरिडियम और इसमें आरएच में क्या ट्रेंड है, और फिर गोल्ड सिल्वर में क्या ट्रेंड, ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे. Okay, sir. ठीक है. सो डोंट गो इनटू नेटपिकिंग ऑल ऑफ दैट. ठीक है. यहाँ पर सर एक ट्रेंड के पीछे 4 एक्सेप्शन. वही ना. ठीक है. ट्रेंड ही बदल दो सर. अभी तो तुमने देखा ही कहाँ है कुछ, तुम थोड़ा वेट करो. हाँ sir. ये ट्रेलर था. ठीक है. सर अभी 120 में से 20 अगर एक्सेप्शन है तो फिर क्या फायदा. वही सर. नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी होती हैं. तो ये एटॉमिक साइज वाला पार्ट समझ में आया आपको? So it's only to justification. हाँ. ठीक है. अब हाँ, ऐसे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, बट देन वी डोंट एक्चुअली गेट इनटू दैट. मतलब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आ जाते हैं, तो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर साइजेस एंड ऑल. उनकी वैसी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है. Sir, so the further lanthan. हाँ, क्या कह रहे हो? सर ये फर्दर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी इंट्रीगेट डिटेल्स आएगी क्या? नहीं, इतना काफी है. ओके सर. So the lanthanide series are not radioactive. नहीं, लैंथेनाइड नहीं. सो लैंथेनाइड में भी है, ठीक है, बट दे आर रिलेटिवली स्टेबल. Okay, sir. ठीक है. कुछ एलिमेंट्स लेड या बिस्मथ के बाद में इट स्टार्ट्स गेटिंग रेडियोएक्टिव. इनके कुछ आइसोटोप्स वगैरह रहते हैं, दे आर रेडियोएक्टिव इन नेचर, बट हाँ. So when we talk about 3D से 4D and then 4D से 5, तो मतलब can we just say that F का the shielding is lesser, the shielding power of F is less than D, and because of that we don't observe this exception thing when we go from 3D to 4D, and जब 4D से जाते हैं we see the like because of D and F का comparison, can we say? मतलब 3D से 4D जब आप जाते हो, 3D सीरीज से 4D सीरीज जाते हो, तो 4D के पहले कोई 3F इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ना एग्जिस्ट करते हैं. हाँ, तो बोलने का वही मतलब है कि सर डी जितना पुअर है उससे ज्यादा पुअर है. हाँ, उस मतलब ऐसा रीजन दे सकते हैं, बट हाँ आपका भी पॉइंट है कि ऑब्वियसली 3F तो है ही नहीं होता. ओके सर. 4D से 5D जाते हैं, देन पहले 4F इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं, विच आर पुअर शील्डर्स. ओके. ठीक है. अच्छा, अब ये एटॉमिक साइज में एक लास्ट नोटिस करना, आयंस के बारे में बात करा जा रहा है. तो आयंस में एक टिपिकल सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, देयर इज नथिंग फैंसी अबाउट इट. ठीक है. साइज ऑफ कटायन विल बी लेस देन द साइज ऑफ एटम. अगर किसी एटम से उसका कटायन बन रहा है, तो कटायन का साइज लेसर ही होगा. Yes, sir. Yes, sir. प्लस है तो उसका साइज Na के एटम से छोटा ही होगा, राइट? इनफैक्ट जितना ज्यादा मैं इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूंगा, उतना ज्यादा मेरा साइज कम होता जाएगा, राइट? सो इफ आई आस्क यू टू कंपेयर द साइज ऑफ Fe atom, Fe2+ ion and Fe3+ ion, so the more electrons you remove,
the smaller the size of the ion becomes. Sir, हाँ. Sir, for this we only remember this as greater electrostatic force of attraction, so it decreases, right? Or should we go into the nitty-gritties in even smaller details for this? जरूरत नहीं. Okay, sir. Simple सा trend follow हो रहा है because of the fact that Z is like number of protons उतने ही और electrons कम होते जा रहे हैं, तो वो protons उनको और खींचते जाएंगे. Yes, sir. Shielding Attraction. कम होती Yes, जाएगी sir. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा. ठीक है. ऐसे ही हम लोग जब अनायंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, साइज ऑफ अनायंस के बारे में बात करेंगे, तो अनायन का साइज एटम के साइज से बड़ा होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया. न्यूट्रॉन्स सॉरी प्रोटॉन्स तो उतने ही थे जितने रहेंगे, बट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाने से क्या हो जा रहा है, आपका साइज बढ़ जा रहा है. सो इफ आई कंपेयर between the size of say Cl minus versus chlorine atom, chlorine anion का साइज बड़ा होगा. O2 minus आयन का साइज O minus आयन से बड़ा होगा, O एटम से बड़ा होगा. So this is because the Z effective is decreasing, right? हाँ. Okay. सर इसमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से समझ आया Z इफेक्टिव है. सर अगर हम Na+ और Fe2+ को कंपेयर करें तो उसमें से किसकी साइज बड़ी होगी? नहीं, रैंडम कंपैरिजन नहीं करता है. ठीक है, दैट इज व्हाई इन पीरियोडिक टेबल ना हम लोग अक्रॉस अ पीरियड या डाउन द ग्रुप कंपैरिजन कर रहा होता है. ठीक है, वी डोंट गो रैंडमली एक एलिमेंट और किसी और दूसरी जगह पे प्रेजेंट एलिमेंट को कंपेयर नहीं करता है. तो सर Na+ और Cl- की साइज कंपेयर कर सकते हैं? तो उसमें कई जगह पर आप क्वेश्चंस में देखोगे आपसे कुछ चीजें करवाई जाएंगी जिनमें कुछ ऑप्शंस आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं. ठीक है, वो वाला जो उसने बोला उसमें तो कर ही सकते हैं ना. अभी रुको. अगर पेरेंट एटम छोटा है एंड उसका कटायन ले रहे हो एंड दूसरा वाला बड़ा है और उसका एनायन ले रहे हो तो हमेशा कटायन एनायन से छोटा हो जाएगा. वही मैंने कहा, कुछ केसेस में आप ऐसे इनडायरेक्ट कंपैरिजंस कर सकते हो. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप नोटिस करोगे साइज कंपैरिजन बिटवीन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस. आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रिक भी बोल देते हैं. तो जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे N3 माइनस आयन, O2 माइनस आयन, F माइनस आयन, Na+ आयन, Mg2+ आयन, Al3+ आयन. ठीक है, ये ना तो लाइक सेम पीरियड में हुए कलेक्टिवली, ना ही सेम ग्रुप में हुए, बट स्टिल इनके बीच में साइज का कंपैरिजन किया जा सकता है काफी इजीली. सर बिकॉज़ दे अटेन नियॉन elemental configuration, right? कैसे आप हाँ यहाँ पे नोटिस करोगे, इफ यू लुक एट देयर कॉन्फ़िगरेशन, इनका अगर आप Z का वैल्यू नोटिस करोगे 7, 8, 9, 11, 12, 13, राइट. एंड इफ यू लुक एट द सिग्मा वैल्यूज, ठीक है, इन सब का सिग्मा सेम होगा, व्हाटएवर इट इज, बट सेम होगा. Yes, sir. Yes, sir. Because of same configuration. Yes. Yes, sir. Right. So if I ask you about the trend of Z effective, Same. Decrease से increase होगा. which is Z minus sigma only. तो जिसका Z ज्यादा होगा उसका Z effective ज्यादा हो जाएगा. Yes, sir. Yes. So radius will be decreasing. Right. And same configuration है तो मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम n में ही है, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका. तो Z इफेक्टिव के हिसाब से हम लोग अब साइज का कंपैरिजन दे सकते हैं. साइज कैसा हो जाएगा इसका, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. समझ में आया? Yes, sir. Can you repeat? साइज का कंपैरिजन करना था बिटवीन दीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस. ठीक है, नाउ एट द फर्स्ट लुक ऑफ इट, when let's say I ask you to compare कि मुझे O2 माइनस आयन और Mg2+ आयन कंपेयर करके दो. ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये थोड़ा एब्सर्ड कंपैरिजन नहीं हो जाएगा. मतलब आप बोलोगे कि सर इफ आई लुक एट द टेबल, लाइक ये ऑक्सीजन तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है और मैग्नीशियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ना तो ये सेम पीरियड के हैं ना तो ये सेम ग्रुप के हैं, कैसा कंपैरिजन आप करवा रहे हो.
Yes, sir. लेकिन यहाँ पर एटम का कंपैरिजन नहीं हो रहा, उनके आयन का हो रहा है, एंड दोज आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, दैट इज द कैच ओवर हियर, दैट दीज आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. So they have same number of electrons, right? Yes, sir. ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो इनके केस में कंपैरिजन काफी सिस्टमैटिक तरीके से हो सकता है. कैसे? आप नोटिस करोगे इनका Z का वैल्यू अलग अलग है, बट सिग्मा जो शील्डिंग होगा वो सब में सेम ही होगा बिकॉज ऑफ द सेम कॉन्फ़िगरेशन. Yes, Yes, sir. sir. Yes. कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कैलकुलेशन, बट आई कैन टेक अ वेरी इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन ओवर हियर. कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो सिग्मा सेम ही होगा सबका. Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. इफेक्टिव के बेसिस पे हमने कंपेयर कर दिया और आंसर निकाल दिया. Okay, sir. ठीक है, ये एटॉमिक सर ये सेम कॉन्फ़िगरेशन मतलब सर इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन का शेल की बात कर. नहीं, पूरा ही कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना. अरे हाँ सर, ठीक है सर, ये जो था. ठीक है, हाँ राइट गौरव. सो गौरव का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, सर इसमें नियॉन क्यों नहीं डाला आपने? लाइक विल वी पुट नियॉन ओवर हियर? आयन नहीं है ना सर, वो तो एटम है सादा. अलग ही है वो. नियॉन यहाँ पे हम लोग डालना नहीं चाहेंगे. सी, अगर इफ देयर वाज सम वे ऑफ मेजरिंग नियॉन का रेडियस, ठीक है, ऑल्सो, तो वो एग्जैक्टली यहीं पर आएगा, इसी जगह पर आएगा. ठीक है Sir, but won't it be like huge because we find the van der Waals radius and it is always bigger than all of the others. प्रॉब्लम एग्जैक्टली यही है दैट नियॉन के केस में आई एम नॉट एबल टू मेजर द रेडियस इन द सेम वे आई वुड बी डूइंग द. Yes sir, understood. Yes sir, understood. तो वो क्या लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं रहा. Yes sir, we are comparing different radiuses with each other, which doesn't make So sense. that's why I decided not to put it here in between. ठीक है, अच्छा, तो ये एटॉमिक साइज के आपके नॉर्मल डिस्कशंस है. इसमें ठीक है, इसमें आप एक्चुअली एक नोट बना लेना. ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट रहेगा वो आपके लिए, याद रखने लायक पॉइंट है. ठीक है, इसके खास कुछ एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बट इफ आई आस्क यू टू रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, H माइनस एंड F माइनस. ठीक है, इसको हाइड्राइड आयन कहते हैं एंड इसको फ्लोराइड आयन कहते हैं. Chloride ion. ठीक है, तो इसमें यू माइट एक्सपेक्ट कि सर फ्लोराइड आयन तो लाइक सेकंड ग्रुप में है और हाइड्रोजन तो फर्स्ट ग्रुप, सॉरी सेकंड रो में है और हाइड्रोजन जो है वो तो फर्स्ट रो में है. तो यू माइट एक्सपेक्ट कि फ्लोराइड आयन का साइज बड़ा होगा कंपेयर टू हाइड्राइड आयन, बट द रियलिटी इज हाइड्राइड आयन is actually larger in size than fluoride ion. ठीक है, F minus is actually labeled as the smallest anion. ठीक है, not H minus. सर ऐसा क्यों? So, but fluoride has more electrons, right? नहीं, so अब Fluorine की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है इसलिए. So अब इसमें मतलब अलग अलग थॉट प्रोसेस पे आप जाते हो, बट जैसे जेडी ली में आप इसके बारे में पढ़ोगे तो जेडी ली में इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो. ठीक है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, यहाँ पर 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है. तो इस तरीके से एक प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो निकाल कर बोल दिया है या समझाने की कोशिश करी है कि ये जो 9 प्रोटॉन्स थे इन द न्यूक्लियस, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिर भी अपने अराउंड लाइक अच्छे से होल्ड कर पा रहे हैं. ठीक है, एंड पकड़ के रखे हुए हैं, बट यहाँ पर ये एक अकेला प्रोटॉन जो है, ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लाइक इतने अच्छे से नहीं हैंडल कर पा रहा है. एज अ कॉन्सिक्वेंस जो साइज है वो
relatively ज़्यादा है, ठीक है. But again, I find it a ad hoc kind of an This is quite कि explanation देना था तो दे दिया. हाँ, मतलब it is more of an ad hoc explanation because I have not seen any other location जहाँ पर ऐसे you know p by like proton by electron का ratio use करा जा रहा हो to you know come up with an explanation of. सर पहले से आंसर पता होगा तो हम लोग भी कोई भी उसका ये निकाल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं. वही तो लॉजिक. So सर ये तो बहाना है एक तरह का. ठीक है, तो क्या करना है आपको? रट लेंगे रट्टा सर. मारो, इस रट्टा चीज मारो. का याद रख लेना है. So I had read somewhere that fluoride ion has high electron density. So because of that, like the electron cloud of that, it will expand less, like to overcome the force of attraction. लेकिन hydride में the electron density is comparatively less. I don't know ये सही है कि नहीं, but मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा explanation. So but the proton electron ratio using electron density to explain electron density. नहीं ठीक है, ज्यादा देखो. Kind of circular, right? ये वाला भी एक एक्सेप्शन ध्यान में रखना. सही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हैं ना ये हाइड्रोजन और फ्लोराइड का. नहीं जैसे कि फ्लोराइड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने पास होल्ड करके रखेगा इन केस मतलब हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे तो. fluorine is the most electronegative element. हाँ. बोलोगे कि क्लोराइड है, क्लोराइड तो हाइड्राइड से बड़ा है, बट फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है. हाँ. तो ऐसे मन मर्जी मत बनाओ कुछ भी, ये ध्यान रख लो. Li+ is also greater than Mg2+ आयन का साइज, ठीक है. इनफैक्ट तो इसका भी ट्रेंड फॉलो होगा क्या सर? इस पे नहीं मतलब इस पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है बिकॉज एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है और एक दो अलग जगह पर कुछ अलग ट्रेंड दिया हुआ है, बट हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे. एनसीईआरटी में ये हाईलाइट किया हुआ है Li+ का साइज Mg2+ से ज्यादा है, ठीक है. यू फॉलो दिस फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ. So but the proton electron ratio of fluoride is more, sir, as compared to the hydride ion. हाँ, तो वो प्रोटॉन्स इसीलिए तो उन इलेक्ट्रॉन्स को अरे इसीलिए तो होल्ड नहीं कर पा रहा है वो. Oh, okay. ठीक है. बट एनीवेज दैट्स एन एड हॉक एक्सप्लेनेशन. आप आज सुन भी लोगे तो आई एम श्योर आज से 6 महीने बाद में आपको नहीं याद रहने वाला है. यू जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट, ठीक है. दैट ये एटॉमिक साइज में दो एक्सेप्शंस को ध्यान में रखना. एक हाइड्राइड आयन का, एक फ्लोराइड आयन का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू हाइड्राइड आयन. लाइक स्मॉलेस्ट एनायन का लेबल फ्लोराइड आयन को दिया जाता है. स्मॉलेस्ट कटायन का लेबल किसको मिलेगा? सर हाइड्रोजन. H+ को मिल जाएगा. हाँ सर, H+ को मिलेगा. प्लस आयन को मिल जाएगा. लाइक इट विल बी रियली स्मॉल बिकॉज़ इट इज जस्ट अ प्रोटॉन, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, ठीक है. सो इट विल बी एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज, ठीक है. What will be the definition of the radius of H+? It will be just the size of the proton itself. Okay. सर मतलब प्रोटॉन का रेडियस ही इसका रेडियस का डेफिनेशन होगा ना, उसके पास तो न्यूट्रॉन भी नहीं होता. हाँ, ठीक है. तो ये आपका साइज रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है. इसके ऊपर बेस्ड अब आप बुकलेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. एंड ठीक है, नोटिस करना, आई एम गिविंग यू अ हिंट अपफ्रंट दैट इन बुकलेट के क्वेश्चंस व्हेन यू विल बी डूइंग, समटाइम्स किसी क्वेश्चन में कहीं पे कुछ डेटा दे दिया होगा, ठीक है. तो वो डेटा isn't something expected from you कि आप ये डेटा याद करके बैठे हुए हो, ठीक है. That is not really an expectation. What is really helpful is to see the trend in the options. क्या बड़ा है या कम है, ऐसा कुछ ट्रेंड देखना, ठीक है. Don't get into the details of exactly डेटा तो हमें याद ही नहीं है, ठीक है. All right, now let's look at the next periodic property, that is ionization energy. So for the atomic size of ions, only these two exceptions are there. हाँ, ये ions में बस इनको ही ध्यान रखना है. और भी हैं, but these are the important ones that you need to remember.
Sir, is it okay to use P by ratio for any other anion or cation? वेल मैंने तो और कहीं पे यूज होते हुए देखा नहीं है in other textbooks, in other explanations. So I found that as an ad hoc explanation कि हाँ मतलब दे दिया यहाँ के लिए. सर तो फिर एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या? सो वो तो ऐसे ही दे दिया कि एक्सेप्शन है, थोड़ा जस्टिफाई करना है. हाँ 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 और फिर बड़े एलिमेंट्स में तो मतलब आई डोंट नो इट वुडंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज़ फिर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस रिड्यूसेस लाइक 1 and 2 ओनली. Here it was hydrogen, so that would make a difference. Maybe that was the thought process कि यहाँ पर like it is so vividly different. Yes, sir. ठीक है, that we use that to help understand things. ठीक है, but in case of other situations, ठीक है, maybe that isn't the case. But anyways, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर फोकस करो. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. क्या होता है ये, इसके क्या फैक्टर्स रहते हैं एंड ट्रेंड्स क्या होंगे, वो हम लोग नोटिस करते हैं. तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन आई थिंक एवरीवन इज क्वाइट अवेयर अबाउट इट इन द फर्स्ट प्लेस. सिंगल एनर्जी, हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो हमने देखा ही था, राइट. बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या कोई भी एटम या आयन है, उसके लिए कैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन किया जाता है, इसके लिए वर्ड्स नोटिस करना. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. ठीक है, डबल एस तो नहीं आता है गैसियस में, ये अलग ही गंवा रहे हैं. In an isolated सर कमजोर इंग्लिश सर. हाँ हाँ, मैंने भी गलती से डबल एस लिखा. पढ़ाई में अच्छा ही है, मतलब बिट्स में सीएस कर रहा है ये लड़का. ओ वो जिनकी अंग्रेजी कमजोर होती है ना, वही ज्यादा अच्छा करते हैं. देखो हाँ सर, Yes, तारीफ कर रहे हैं. स्पेशली ग्रामर. तो तुम लोग थोड़ी अपनी सर अंग्रेजी, आपने कॉन्फिडेंस दे दिया. हाँ, जिनकी अंग्रेजी अच्छी है वो सर थोड़ी. तो जिनकी अच्छी है वो खराब कर ले क्या सर? सर ऐसा मत बोलो सर, आईसीएसई में पढ़े तो असर होएगा ना. सर आईसीएसई में इंग्लिश नहीं आता तो सर यू आर इन डीप प्रॉब्लम. मतलब वही तो. सर आईसीएसई में इंग्लिश नहीं आया तो फेल. बच्चे सर मेरी तो बहुत ज्यादा खराब है इंग्लिश, बहुत 95, ज्यादा. 96, 98 तक लेके आ जाते हैं यार इंग्लिश के पेपर. सर मुझे ही आया 96 इंग्लिश में. सर आईसीएसई में ही आते हैं, आईजीसीएसई में लेके आ जाओ 96 को ही बता दो ना मेरे को. सर मुझे 3 टर्म नहीं सर आईसीएसई वाले मार्क्स तो दे देते हैं सर, बट स्टेट बोर्ड में 100 आउट ऑफ. बस बस बस, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अभी रुक जाओ. तो यहाँ पर नोटिस करो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, अब यहाँ पर आप नोटिस करना दैट इसी के साथ में एक वर्ड यूज करा जा रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डेल्टा एच सबस्क्रिप्ट में आई. ठीक है, इसको कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, नाउ देयर इज अ थर्मोडायनेमिक डिफरेंस. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस दैट आई विल highlight in front of you, but only from the definition perspective. In future, whenever these words are going to be used in questions, ionization energy, ionization enthalpy, ये interchangeably use होते रहेंगे. तो उसमें आप इतना like दिमाग मत लगाना, इतना ज़्यादा nitty-gritty में मत घुसना, just synonymously use करते रहना. ठीक है, एक छोटा सा अंतर रहता है. So what is isolated gaseous atom? आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब लाइक जो एटम है वो किसी और नेबरिंग एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं है. मतलब सर एक वैक्यूम कंटेनर में डाल दिया उसको.
और फिर उसकी स्टडी कर रहे हैं। कंटेनर में नहीं है, वेपर फेज Is it in the vapor phase or हाँ वेपर फेज में है। ठीक है, अच्छा अब इसमें नोटिस करना कहाँ गया यार, एनसीईआरटी बदल दिए क्या? एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ था। सर मेरे पास पुरानी है, आप बताओ कहाँ पे। अरे ऐसे फुटनोट में मेंशन था, आई थिंक फुटनोट हटा दिया। नहीं 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 है। अरे सर आपके पास कौन सा एडिशन है? अरे मैं तो हर बार ऑनलाइन चला जाता हूँ, जो भी मिल जाता है सबसे ऊपर के लिंक पर। सर वो सर एनसीईआरटी एनसीईआरटी ऑफिशियल साइट कभी पे चेंज होती है? हाँ सर एनसीईआरटी कभी चेंज होती है? हाँ थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। अच्छा सर। नहीं सर, 10-12 साल पे एक बार चेंज होती है। यस सर 2005 के इंफॉर्मेशन पे भी 2005 से चलता है। अभी वही चल रहा है। अभी वो उन्होंने सर फुटनोट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए दिया है। अरे वैसा ही आयोनाइजेशन के लिए भी था यार, लाइक और ये 2016 की बुक है मेरी, इसमें नहीं है। चलो ठीक है। तो जैसा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दिया हुआ है ना, वैसा ही आयोनाइजेशन एनर्जी का भी रहता था। ठीक है, बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 0 केल्विन पे डिफाइन करते हैं। which footnote are you? हाँ सर, मेरे पास भी एक पुरानी एडिशन है। So which footnote are you talking? Enthalpy or which one, sir? तो जैसे एंथैल्पी का फुटनोट है ना, है सर एंथैल्पी का फुटनोट एंथैल्पी का है पेज 91 पे। आयोनाइजेशन एनर्जी का भी था। सर बट इज इट पॉसिबल टू गो टू 0 केल्विन डिग्री? नहीं इट इज नॉट। इट T1 वाला इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है। 0 मैं एक बार देख के दिखाता हूँ। सर दूसरे बुक में देखा होगा शायद साथ में। हो भी सकता है कि मैंने दूसरे बुक में देखा हो, बट एनीवेज चलो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। जो रिलेशनशिप है ना वो कुछ आपको देखो बस डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखना है, अदरवाइज डोंट बॉदर टू मच अबाउट इट। डेल्टा एच आई ई जो होता है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस 5/2 RT। ठीक है, तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है दिस इज एक्चुअली आर रेडबर्ग कांस्टेंट। नहीं गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट। यस कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज डिफाइंड एट 0 केल्विन। ठीक है, एंड देन डेल्टा एच आई इज एट व्हाटएवर टेम्परेचर वी आर मेजरिंग। ठीक है, एट जो भी टी टेम्परेचर पर, टी केल्विन पे मेजरमेंट हो रहा है, आर स्टैंड्स फॉर गैस कांस्टेंट। ठीक है, हाउएवर दिस इज ओनली from the definition understanding, definition perspective. ठीक है, राइट नाउ हम लोग जब आगे प्रॉपर्टीज का फैक्टर्स या ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे, ये इंटरचेंजेबली यूज करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक नोमेनक्लेचर भी है, वो नोमेनक्लेचर यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना। नोमेनक्लेचर किस तरीके से है? सो यू हैव से अ गैशियस एटम, से M गैशियस एटम है, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, तो क्या बचेगा? M++ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज IE1। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M। ठीक है, अब M+ में से आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? IE2।
और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज और कैन बी कॉल्ड एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m प्लस. जो m प्लस आयन है उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं इसको. यस सर. दे आर द सेम. यस सर. यस. ठीक है, वैसे ही अगर मैं m2 प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m. ठीक है, IE3 ऑफ m. और क्या क्या बोल सकते हैं इसको? सर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ And first ionization energy of M2 plus. या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ m प्लस. ठीक है, इस तरीके से भी इसको नाम दिया जा सकता है. ठीक है, सो क्वेश्चंस में इस नोटेशन को ध्यान में रखना. कई बार इस पे क्वेश्चंस में लाइक घुमाने की कोशिश कर देते हैं. सर हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी को 0 केल्विन में ही मेजर कर सकते हैं. नहीं, मेजर तो नॉर्मल टेम्परेचर पे किया जाता है, बट एक लाइक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में सीखोगे. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे आगे, दैट एनर्जी और एनर्जी का एक्सचेंज. अब हम किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं. लाइक वी नो फॉर अ फैक्ट दैट सर्टेन सिस्टम हैज a finite amount of energy associated with it, but what is the absolute value of it, we are never ever going to be able to comment. तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का डिस्कशन करते हैं, एनर्जी एक्सचेंजेस का डिस्कशन करते हैं, we are more concerned about the change in energy that happens whenever certain process happens. What is the change in energy that would be there? So in order to work with those changes in energy, what we do is we describe certain references. ठीक है, फलाना स्टेट को रेफरेंस स्टेट असाइन करके उसके एनर्जी को 0 बोल देंगे, and then everything will be with respect to that. ठीक है, ताकि फिर जब हम लोग डिस्कशन करें, whenever we talk about those changes, those are with respect to a certain globally accepted standard. So उस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ये डेफिनेशंस या कन्वेंशंस डिस्क्राइब करे जाते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई 0 केल्विन पे जाके मेजरमेंट कर रहा है इसका, वैसा नहीं है. दिस इज अ डेफिनेशन. Sir, can you explain again what is this ionization enthalpy in short? नहीं, जस्ट है, आप ये मान के चलो, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन दिस चैप्टर you will take ionization enthalpy as ionization energy only. That's it. Okay sir. Okay sir. ठीक है, यहाँ पर मैंने ये टेक्निकल डिफरेंस आपके सामने प्रेजेंट करके लिख दिया है. ठीक है, which is with reference to thermodynamics. ठीक है, अभी इस पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे और. ठीक है, बस नोट्स के लिए यहाँ पे लिखेंगे. अच्छा, अगर मैं इस तरीके से आपके सामने इन तीनों इक्वेशंस को एड अप करके लिख देता हूँ, राइट. सो आई होप ये हमने क्वेश्चन भी करा हुआ था पहले. तो जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है कितनी हो जाएगी? लिथियम वाले में था क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर. करेक्ट. द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी I1 plus I2 plus I3 of m. ठीक है, अच्छा, यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी सबको समझ में आता है? Yes sir. हाँ सर. राइट, हम लोग कॉमनली 2 यूनिट्स के साथ में डील करते हैं. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर रहता है और एक किलो जूल पर मोल रहता है. आपको इसका इंटर कन्वर्जन भी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद रखना. 96.3 96.5 किलो जूल पर मोल. चलेगा, इतना कुछ नहीं है दिक्कत. ये इनके बीच का इंटर कन्वर्जन भी आपको ध्यान में रहना चाहिए. ठीक है सर, what's the IE, REQ or REG? What's that? कुछ तो IE के नीचे रिक्वायर्ड. Sir, so like
Is it like a standard thing or is it IE required for what? ऐसा कुछ नहीं है. Yes sir, Simro. मतलब आप जस्ट ऐसे लिख सकते हो कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड लाइक इस For removing the N, like the number removing of the 3 electrons. Okay, understood. ठीक है. That is I1 plus I2 plus I3. Now, अब इसी के साथ में नोटिस करना एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा. किसी भी एलिमेंट के लिए, फॉर एनी एलिमेंट, successive ionization energies will always be in an increasing order. ठीक है, जो हमने डिस्क्राइब करा I1 I2 ऊपर ये नोमेनक्लेचर हमने जो डिस्क्राइब करा, सो I1 will be lesser as compared to I2. ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको और हायर एनर्जी देनी पड़ेगी एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंट्यूटिव एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट. आप किसी एटम से पॉजिटिव आयन बना रहे हो, पॉजिटिव आयन से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और डिफिकल्ट होता जाएगा. द मोर पॉजिटिव आयन इट बिकम्स, द मोर डिफिकल्ट विल बी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी इन द increasing order, right? So if I, for example, ask you to compare ionization energy of Mg and ionization energy of, say, Mg plus and Mg2 plus. Mg2 plus will be G larger. plus is less Great. than Mg2. Mg2 plus Yes, sir. greater. Like successive Yes. ionization energies are going to be in the increasing order. Sir, then we can even comment about the sizes, right? Because we know that Mg plus and Mg2 plus में size will also be small or big, and this will be the case in every element. हाँ. तो अब हम लोग वही बात करने जा रहे हैं. हम लोग अब बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई. प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ लाइक ये नुआंसेस जो है नोमेनक्लेचर या यूनिट्स वगैरह, ये सब बेसिक चीज़ों के बाद में वी अंडरस्टैंड और वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रॉपर्टी. ठीक है. हाँ, नहीं अंशु, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. IE2 इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. हाँ सर, बस वही कंफर्म करना था. 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की एनर्जी क्या हो जाएगी? ठीक है, जैसे यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स, that is not I3. In fact, that will be I1 plus I2 plus I3. Okay sir, understood. Sir, So IE. I3 is the third electron. Yes sir. Third electron. Okay. ठीक है. सर एक बार बोला एग्जांपल, मतलब सर उस एग्जांपल में ये बोल रहे हैं ना कि मतलब मैग्नीशियम 2 प्लस आयन, यानी मतलब उसके नीचे वाला एग्जांपल. हाँ, मैग्नीशियम 2 प्लस आयन मतलब जब वो नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है तब उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू जब वो सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन में रहता है. नहीं, मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन पे तो जा ही नहीं रहा. मैं तो सिंपली मान लो मैग्नीशियम की जगह मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम लिख देता हूँ. ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम 2 प्लस एंड देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस. ठीक है. सर डज इट मीन कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एनर्जी मिलेगी या फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइन? क्योंकि फिर सेकंड वाला तो ऑब्वियस होगा. नहीं 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 नहीं, आपको सिर्फ मैं इंडिविजुअल आयोनाइजेशन एनर्जीज कंपेयर करने के लिए कह रहा हूँ. ओके, ठीक है. सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, when I say I1, so this is the energy required to remove the first electron. When I say I2, this is the energy required to remove the second electron. second electron. Right? तो जैसे यहाँ पर ये I of Al plus लिखा है, तो this is basically IE2 of aluminium. This is IE3 of aluminium. This is IE4 of aluminium. समझ में आ रहा है? हाँ सर, लेकिन सोडियम के केस में थोड़ा चेंज हो जाएगा ना फिर. वो मैं बाद में बताऊंगा. लाइक यहाँ पर एक्चुअली इफ यू आस्क मी, बाद में मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगा कि दिस विल बी मच बहुत ज्यादा, मतलब वो नियॉन के एक निकालने में तो दम निकल जाएगा. हाँ वो हम लोग थोड़ी देर में हाईलाइट करेंगे. अभी के लिए इतना काफी है. बट सर वो आसान तरीका है ना, मतलब समझने का, ऐसे समझने से ज्यादा अच्छा. वो
जब हम नियॉन या कोई भी नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं तब आप यूज कर सकते हो ना, बट इन जनरल हाँ सर। जैसे मैं आपको पूछूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Fe2+ और Fe3+ में किसकी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? Fe3+. हाँ इसमें तो यही है। Fe3+. की ज्यादा होगी. 3+. ठीक है, ऑलराइट. अब नोटिस करना फैक्टर्स में, जैसे मैं बात कर रहा था, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे. दीज आर प्राइमरी फैक्टर्स. एक रहेगा साइज और दूसरा रहेगा जेड इफेक्टिव. राइट, दोनों फैक्टर्स आप बहुत इजीली समझ सकते हो. अगर किसी एटम का साइज कम होगा, राइट, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा. हाँ सर. हाँ सर. यस सर. ठीक है, किसी एटम का लाइक जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपका बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा. यस सर. सर सेम ही चीज हुई ना ये तो. सेम ही चीज है वही. Yes, sir. हाँ सर. So second is a direct conclusion of first. सर रेड इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज कम हो सेकंड गया. इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट. ठीक है, हाँ सर. एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आप हिसाब से बोल लो, पहले वाले फैक्टर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी चलेगा. अब ये जो है ये प्राइमरी फैक्टर्स रहेंगे. ठीक है, इनको हम लोग प्राइमरी फैक्टर्स बोलते हैं. इनके अलावा भी देर आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आई वुड वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, और इनको हम लोग सेकेंडरी फैक्टर्स बोलेंगे. ठीक है, जो प्राइमरी फैक्टर्स है वो मोटा मोटा ट्रेंड गवर्न करते हैं, हाउ थिंग्स और हाउ आयोनाइजेशन एनर्जी एज अ प्रॉपर्टी changes across a period or on a group. However, these secondary factors are also important in noticing certain variations in the trends. क्या है ये फैक्टर, एक एक करके आप नोटिस करना. थर्ड फैक्टर जो लिखा है यहाँ पे, दैट इज द हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So half filled और fully filled electronic configuration is associated with extra stability. ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है. यस सर. ज्यादा एक्सचेंजेस होते हैं. तो हाँ सर. इसमें से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा, ठीक है, if we were to remove electron from that, then एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगता है. नोटिस करेंगे कहाँ कहाँ पर ये फैक्टर्स काम आ रहे हैं, बट अभी के लिए वी कैन अंडरस्टैंड दैट यस दिस कुड बी अ फैक्टर in case we are removing electron from a half filled or a fully filled subshell. थोड़ा extra energy लगेगी because these configurations are extra stable. Then sir, fourth, हाँ बोलो. sir, if N3 plus and if N4 plus have been existing, so among them which one will have higher IE? Successive will always be in increasing order. Okay, even if there is half filled. हाँ. Okay, thank you sir. ठीक है, मतलब जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे कि लाइक हीलियम और हीलियम प्लस में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, हीलियम प्लस का ज्यादा होता है. ठीक है, successive ionization energies are always in increasing order. ठीक है, अच्छा, अभी नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे नोटिस करना, दैट इज पेनिट्रेशन पावर. ठीक है, सो पेनिट्रेशन पावर में ये फैक्टर सिलेक्टिव जगह पे काम आता है. कहाँ पे आएगा मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज दैट विद इन द सेम शेल, ठीक है, इफ आई वाज टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, then it will be relatively easier to remove the electron from the p subshell than the s subshell. क्यों? Because the penetration power of p is lesser. ठीक है, the penetration power of s electron is more. It is attracted by the nucleus more as compared to the p electron. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका यूज भी एक जगह कैसे आएगा, कहां पर आएगा. नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट है बिफोर वी यूज दीज फैक्टर्स इन कमिंग अप विद द ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. तो ये इंपॉर्टेंट नोट देखना है यहाँ पर. जो थर्ड और फोर्थ फैक्टर, जो सेकेंडरी फैक्टर्स मैंने बोला, दे समटाइम्स प्ले अ रोल while comparing between adjacent elements.
ठीक है, इनका जो इफेक्ट है, इनका जो इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, इट वोंट बी एज डोमिनेंट एज द प्राइमरी फैक्टर्स. ठीक है, प्राइमरी फैक्टर्स विल गवर्न द मोटा मोटा ओवरऑल ट्रेंड, बट बीच बीच में there are certain hiccups that you can say come in these overall trends which are explained by these secondary factors, and those secondary factors, they are going to play a role between adjacent elements only. कि you know, एक लेफ्ट वाला उसके जस्ट बाजू वाले एलिमेंट के बीच में एक्सप्लेनेशन में आ रहा है, या ऊपर वाला उसके जस्ट नीचे वाले के बीच में एक्सप्लेनेशन में काम आ रहा है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो इन फैक्टर्स को अब, हाँ, सो एक्चुअली अब टेक्निकली वो जो हिकअप्स हैं जो ट्रेंड में ओवरऑल आ रहे हैं, उनको मैं एक्सेप्शन बोलना चाहूंगा. ठीक है, बट वो इतने ज्यादा नंबर में है कि उनको क्या फैक्टर्स में इंक्लूड कर लिया है. यू नो, दे आर लाइक पार्ट ऑफ फैक्टर्स ओनली. यहाँ सर मतलब इतनी गलतियां थी कि गलत कोई सही बोल दिया. वाह. नहीं नहीं, वैसा नहीं है कि गलत को सही बोल दिया. इट इज, दैट इज व्हाई आई सेड ना कि जो चेंज इन ट्रेंड आ रहा था वो कंसिस्टेंटली आ रहा था, एंड कंसिस्टेंटली जिन रीजंस की वजह से आ रहा था, तो उन रीजंस को एक फैक्टर के फॉर्म में ही हमने यहाँ पर नोट. So the reason for the exceptions, for all the exceptions, is the reason this only, right? हाँ. और उसके अंदर भी और कुछ है. Yes, यही रहेगा. Okay. So because aluminium and gallium, फिर indium और thallium में we couldn't make out, मतलब there was no proper exception. It was just an exception. हाँ, जैसे वहां पर था तो वो क्या एक सिंगुलर चीज था, तो उसको हम लोगों ने लाइक ऐसे अलग से फैक्टर्स में लिखा नहीं. हाँ. ठीक है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज अ फैक्टर. लेट्स से इफ आई वाज टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स ऑफ साइज, ठीक है, तो उसमें मैं एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, और फिर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में मतलब लाइक हाईलाइट कर देता दैट शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Yes, sir. तो वो उसी में एम्बेड हो गया ना जेड इफेक्टिव में. बट अब क्या है, कहीं पर दैट शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, दैट स्क्रीनिंग कांस्टेंट does come out as an important tool in playing the role. Yes. Anyways, अभी यहाँ पर आगे नोटिस करना, इन फैक्टर्स को यूज करते हुए हम लोग ट्रेंड्स देखते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले एक ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करेंगे. ओवरऑल ट्रेंड कैसा रहेगा? इफ आई गो अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड कैसा रहेगा? साइज, और यू कैन से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. चलो साइज से भी चलेगा ही सही. साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, एंड जेड इफेक्टिव भी आपका इंक्रीज कर रहा है. दोनों हमें क्या बता दे रहे हैं? और की आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा. ठीक है, डाउन द ग्रुप कैसा रहेगा? Size increases, Z effective decreases. Size increases, Z effective decreases. साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, Z effective is a constant. ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. Constant. ठीक है, So ionization energy decreases. बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. ठीक है, बेस्ड अपॉन दिस, ठीक है, नोटिस करना, देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन हाईलाइट, that helium has highest ionization energy, and अब अगर मैं फ्रेंशियम नहीं लेके सीशियम बोल दूं, सीजियम
ठीक है। Yes. फ्रांसियम तो सर Yes, रेडियो sir. एक्टिव Francium is radioactive. रेडियो सर एक्टिव उसको तो आयोनाइज करने की जरूरत भी नहीं है ना, वो खुद ही अपना इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा। नहीं नहीं, एटम नहीं, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है रेडियो Yes, sir. हाँ सर, सॉरी। So helium has highest Beta ionization energy, cesium has lowest. Lowest. ठीक है, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आएगी बेस्ड अपॉन these But sir, overall. this if francium is given in the option, we should mark that only, right? नहीं देंगे। हाँ सर, ऐसा मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज्यादातर नहीं आते हैं ऐसे ट्रेंड में। Okay, sir. Okay. सर वो तो पड़ जाएगा सर बिना उस। अब यहाँ पर नोटिस करना, ये मोटा मोटा ट्रेंड्स था, ये किस पे बेस्ड थे? ये जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं उन पर बेस्ड थे। ठीक है। Yes. अब ये सेकेंडरी फैक्टर्स का रोल देखना कैसे आएगा इन details of a trend. So let's say if we are comparing ionization energy I1, ठीक है, so compare IE1 between the following elements. You have lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। ठीक है, चाहिए तो नियॉन भी डाल दो। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेशन आपकी कैसी थी? Neon. Neon highest. Neon highest. Increasing. Neon highest Lithium Yes, sir. Yes, ऐसा sir. रहता है, रहना चाहिए। ठीक है, बट जो एक्चुअल ट्रेंड होगा, ठीक है, उसमें लिथियम बेरिलियम से छोटा होगा। ठीक है, बट बोरॉन एक्सेप्शन, बेरिलियम बोरॉन से ज्यादा रहेगा, क्योंकि सर उसका वो 1s 2s फील्ड है ना। फिर बोरॉन कार्बन से कम रहेगा, नॉर्मल चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन से कम रहेगा, यहाँ पे भी नॉर्मल रहेगा, बट नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा रहेगा, उसका हाफ फील्ड। ठीक है, देन नाइट्रोजन फ्लोरीन से भी कम रहेगा, ऑक्सीजन भी फ्लोरीन से कम रहेगा, एंड फ्लोरीन नियॉन से भी कम रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर एज यू कैन नोटिस एंड यहाँ पर, ठीक है, there is this fluctuation in the trend that happened. समझ में आया कहाँ पे फ्लक्चुएशन? Yes. तो वो हाफ फील्ड की वजह से। वो रीजन मैं अभी बताऊंगा, अभी के लिए बस मैं पहले ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपका लाइक चेंज ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, एक रेगुलर ट्रेंड से हट के कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही है, ये समझ में आया? तो अगर मैं लाइक ओवरऑल पूरा लिखना चाहूँगा, ठीक है, IE1 का अगर मैं ट्रेंड लिखना चाहूँगा तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा, लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बेरिलियम बोरॉन से ज़्यादा हो गया, कार्बन से भी ज़्यादा हो गया, नहीं, जस्ट एडजेसेंट एलिमेंट पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, देन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जस्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स पर अफेक्ट दिख रहा है। इस तरीके से ये ओवरऑल I1 का ट्रेंड है। ठीक है, एडजेसेंट इज द वर्ड टू बी नोटिस्ड ओवर हियर। ठीक है, अब इसमें आप नोटिस करना व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो आप नोटिस करोगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ, ठीक है, लेट मी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओवर हियर। ये 1s2 2s1 है। ठीक है, ये 1s2 2s2 है, ये 1s2 2p1 2s2 2p1। इनफैक्ट मैं चलो आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, पूरा नहीं लिखता। ठीक है, I'll just write the outer configuration 2s1 2s2
2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 and 2s2 2p6. ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है. Yes, sir. ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसमें अब आप नोटिस करना that what is happening over here is that बेरिलियम और बोरॉन के बीच में, ठीक है, यहां पर आप नोटिस करोगे इलेक्ट्रॉन was easily removed from 2p as compared to 2s. Because penetration power reason, penetration power of S was greater than P, right? And you might ask कि सर फिर तो बेरिलियम और कार्बन के बीच में भी यही चीज होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन 2s से रिमूव हो रहा है, यहाँ पर 2p से रिमूव हो रहा है. But as I said that it only works between adjacent elements. ये जो secondary factor के बारे में मैंने बात करी, ठीक है, that secondary factor shows its influence between adjacent elements only. ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, यहाँ पर ये चेंज आ रहा है. इलेक्ट्रॉन वाज डिफिकल्ट, ठीक है, नाइट्रोजन का half-filled piece of shell. electron was difficult to remove from half-filled configuration. ठीक है, नाइट्रोजन में कैसा था, 2p3 था. Yes. So half-filled configuration से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, and that is why it was higher than oxygen. But again इतना हायर नहीं है कि like फ्लोरीन से भी ज्यादा हो गया. एडजेसेंट एलिमेंट पे उसका इफेक्ट देखने को मिला, ठीक है. एंड द रीजन व्हाई वी आर हाईलाइटिंग दिस सो मच is because this trend or this variation in the trend isn't something which is just observed in this row, in the second row. ये third row में भी observe होता है, fourth row में भी observe होता है. And it is not just observed in I1, this is also observed in I2 as well, the second ionization energy as well. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूँ इस पे. आज की क्लास का हमारा टाइम यहीं पे खत्म हो गया. हाँ सर, प्लीज एक बार वापस नेक्स्ट क्लास में थोड़ा समरी दे दीजिएगा सर. हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से पिक कर लेता हूँ, ठीक है. बट इसको रीड करके समझ के आना, ठीक है, दैट किस तरीके से सेकेंडरी फैक्टर्स हम लोग यूज कर रहे हैं इन एक्सप्लेनिंग दोज minor fluctuations in the overall trend. Yes sir. And sir मोल का टेस्ट नेक्स्ट संडे को है. हाँ. ओके सर, सर वो पनिशमेंट वाला होगा ना? हाँ. Sir, from what you supposed to read, it is from NCERT itself, no? That is? Sir, we have to read the theory related to this concept from NCERT. हाँ हाँ हाँ. ओके सर. प्रॉब्लम सॉल्विंग एनसीईआरटी से करने की जरूरत है. मतलब इसमें कुछ खास प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी नहीं एनसीईआरटी में, ठीक है. मैं सर की पिछले चैप्टर्स के लिए मोल कांसेप्ट नहीं Sir, will you be giving us marked homework or do we start solving the booklet by ourselves? हाँ, नहीं, आज मैं दूंगा आप लोगों को होमवर्क. ओके सर. सर आप जेडीली का सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हो क्या? जेडीली का सॉफ्ट कॉपी? सर सॉफ्ट कॉपी तो है, बट उसमें कौन से चैप्टर में है? मतलब उसमें आप देखो, बेटर ये रहेगा कि आप वो जेडीली का जो सुदर्शन गुहा वाला वर्जन है ना, वो रेफर.
वो है। वो थोड़ा जेई के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मॉडिफाइड है, वो बेटर है। पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज चैप्टर में सारा है। हाँ सर। बाय सर। ठीक है, Thank you, sir. Bye, sir. Thank Sir, you. should Thank we, you, sir. sir, should we should read JDL after completion of this chapter, or should we start? क्या दोबारा बोला, नेक्स्ट चैप्टर के लिए? No, sir. I am asking, should we start reading JDL, or we should first wait to come for completion of this chapter? आप पहले कंप्लीट करने दो, बीच में अटक जाओगे। Okay, sir. Sir, is it necessary to solve the back problems of the adapted version of JDD? हाँ, उसमें अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सुदर्शन गुहा वाला कह रहे हो ना? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, अच्छे क्वेश्चन। Okay, sir. Sir. हाँ. Sir, can you explain once again why Z effective is constant down a group, like in short? Z effective is constant down a group. आप कैलकुलेट करोगे ना? Yes, sir. मतलब मैंने वो कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई है, बट व्हेन यू डू दैट कैलकुलेशन, स्टार्टिंग में थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है, बट देन मोर और लेस it comes थोड़ा same हाँ, for Z and sigma. Okay, sir. Sir, JDL also has mole concept in it, right? नहीं. No. Okay. ठीक है. Thank you, sir. So the JD, like the back problems that are there, we should solve it only for periodic properties, right? And then for the other two, we can refer to Narendra Avasthi. Yeah. Narendra Avasthi में physical chemistry का chapter है. Okay, sir. Thank you. Periodic properties वाला chapter ही नहीं है उसमें. Okay, sir. Sir, for inorganic chemistry, can we use VK Jaiswal for the solving? हाँ. Okay. उन्होंने मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था. किसने नाम बताओ? VK Jaiswal. Sir, आप सारे स्टार टीचर्स से पढ़े हुए. So what is happening? I got disconnected. मैंने बताया था ना कि इस टाइम स्टार बंसल बैच जिस टाइम पे मैं बंसल क्लास में पढ़ा था, उस टाइम पे मतलब बंसल क्लास अपने पीक पर था. यस सर, प्राइम सर, हम आपके सर्स के बुक्स रेफर कर रहे हैं. हाँ. सर, आपको किसने पढ़ाया है? MS चौहान सर ने पढ़ाया है, जायसवाल सर ने, अवस्थी सर ने, बंसल सर ने, फिर फिजिक्स के ये निंजा सर और सेठिया, ये सब है ना, कोटा में है. आधे लोग नितिन विजय सर, ये लोग सब आपके दोस्त है क्या? दोस्त नहीं है मेरे कोई भी. कांटेक्ट में है क्या? तुम लोग जितना मतलब समझते हो उतना फ्रैंक डिस्कशंस पहले नहीं होते थे भाई. मतलब लाइक हम लोग ऐसे कोटा में Serious जब mode. भाई कोटा में लाइक ऑफलाइन मैनर में देयर यूज्ड टू बी 200 किड्स सिटिंग इन अ क्लास. लाइक इतना लंबा क्लास रहता था, खिड़कियों पे बैठ के पढ़ते थे हम लोग. ऐसा नहीं था जैसा अभी है. मतलब इतना ऐसा ओपननेस, फ्रैंकनेस टीचर्स के साथ में नहीं था उस टाइम पे भी. Only seriousness. हाँ, मतलब सीरियसनेस और डर ज्यादा रहता था. मतलब जितनी अपन लोग आपस में बकवास करते हैं उतना तो लाइक वी कुडंट इमेजिन एट आवर टाइम. सिलेक्टिवली कुछ एक टीचर्स के साथ में करते थे. जैसे मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, सिद्धार्थ प्रेमी. उनका सपना था एक पान पैलेस खोलने का. तो वो अमिताभ बच्चन के बहुत पान की दुकान, पता ही नहीं पता था? हाँ सर, पता उसका पैलेस. हाँ, नहीं तो 3 स्टोरी पैलेस. वो पान बहुत पसंद था उनको. So anyways, he used to be the one जिनके साथ में मतलब क्लास में बहुत टाइम पास होता था. बट सब टीचर्स ऐसे नहीं थे. Sir, one last question, sir. Sir, is OP Tandon good for reference? हाँ, OP Tandon is a classic. Okay. बिल्कुल कर सकते हो. सर बट OP Tandon तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यूज करेंगे ना? नहीं, दोनों के लिए रहता है. सर आप उनसे भी पढ़े हो क्या? नहीं. अब थोड़ा ज्यादा हो गया. वो
जब मैं पढ़ता था तब ये सारी बुक्स थोड़ी ना थी। नरेंद्र सर अच्छा था फिर। जायसवाल, ये सारी बुक्स उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे यही चलती थी, पी बहादुर, ओपी टंडन, दीज वर लाइक उस टाइम की सॉर्ट आफ्टर बुक्स। Sir, I had asked about R.C. Mukherjee chemical calculation का. So is there any specific reason for like not doing it? उससे मोल कंसेप्ट कर लो बस, बाकी चैप्टर्स नहीं सर, like there is this whole book of mole concept. मतलब शुरू में 4 चैप्टर 5 चैप्टर जो हमें पढ़ाए हैं अभी तक मतलब उसमें आरसी मुखर्जी में मोल कंसेप्ट अच्छा दिया है। आई डोंट फाइंड उसमें ऐसे दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस दैट गुड, दैट ग्रेट। Okay, sir. Thank you. Sir, there is a chapter named basic inorganic nomenclature in some books before periodic properties. So should we it's very easy sort of, so should we attempt its questions also? देखा नहीं है मैंने कभी ऐसा चैप्टर। क्या है उसमें? सॉल्ट वॉल्ट के नाम देने हैं क्या? हाँ हाँ वही हाइड्राइड आयोडाइड वो सब कैसे ऑर्डर में मतलब प्रेफरेंसेस। दैट्स अ लर्निंग दैट यू लर्न ऑन द गो। अब उसका चैप्टर बना दिया है, ठीक है, अलग सी बात है, बट इट्स अ लर्निंग दैट कम्स विद टाइम इटसेल्फ। ओके सर, ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस। Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. बाय बाय।